जय श्री महाकाल मित्रों, मैं पंडित सुनील केसर एस्ट्रो केसर में आपका स्वागत करता हूं। 2026 में अक्सर लोगों ने हमसे एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी जा रही है कि विश्व में हम सबसे अग्रणी भूमिका में हैं। इस वक्त अर्थव्यवस्था बड़ी ग्रोथ कर रही है, तो व्यक्तिगत ग्रोथ भी है कि हम लोगों का, क्या हम लोगों के जीवन में उतनी धन संपदा है जितनी एक आम आदमी को आशा करनी चाहिए? या मेरे जीवन में मैं कितना पैसा कमाऊंगा, या मेरे पास कितना असेट्स और कितनी कैपिटल और कितनी संपत्ति रहने वाली है? ये लोग अक्सर हमसे पूछने लगे। तो देखिए, उसका सबसे ज़्यादा सरल उपाय तो जन्म पत्रिका ही है, जिसके देख के बताया जा सकता है। और जन्म पत्रिका में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही उस व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी दी जा सकती है। अक्सर लोगों का आना जाना धन संपत्ति के विषय में पूछना बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछना भी चाहिए। हम लोग कलयुग में अर्थयुग में जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे धन की स्थिति का आकलन लगाना या धन की स्थिति का अनुमान होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लोग धन की स्थिति देखिए, भाग्य एक बहुत जबरदस्त चीज है। यदि आपके भाग्य में धन है तो कहीं से भी कैसे ना कैसे करके अवश्य आएगा वो आपके पास। अब विषय यह है कि धन आना बड़ी बात नहीं है, धन तो आ जाएगा, लेकिन धन का टिकना बड़ी बात है। अक्सर लोग क्या है कि मैंने लोगों को देखा है कि उनके पास धन की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, बहुत पैसा कमाते हैं, व्यवसाय बड़ा अच्छा चलता है, हर तरीके से संपन्न रहते हैं, लेकिन क्या वो जितना पैसा कमा पाते हैं उसको संग्रह कर पाते हैं, उसको रोक पाते हैं? वो उनकी जमा पूंजी का वो हिस्सा रहता है वो धन? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों के पास कमाई तो बहुत है, लेकिन धन का टिकना बड़ी बात है कि वो आपके पास रुके कैसे। तो इस धन को रोकने के हम कुछ उपाय देखेंगे, और ये धन क्यों नहीं रुक रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम चलते हैं भाग्य, नवम भाव, लगन कोई भी हो, यदि नवम भाव मजबूत है तो आपके पास धन आएगा। और धन कमाता है 11th हाउस। हम कितना पैसा कमाएंगे ये 11th हाउस बताता है, और हम कितने पैसे को संग्रह कर पाएंगे या कितने पैसे को हम रोक पाएंगे, या हमारे पास कैश लिक्विडिटी कितनी होने वाली है, ये हमें द्वितीय हाउस बताता है। 4th हाउस से हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास असेट्स प्रॉपर्टीज कितनी रहने वाली है। अब यहाँ का विषय एक बहुत बड़ा बनता है कि जब मैं धन कमा रहा हूं तो मेरे पास रुकना भी चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन एक बनता है कि 11th हाउस का लॉट, जो भी आपके आय भाव का स्वामी, जो आपके 11th हाउस का लॉट है, उसका संबंध द्वितीय हाउस से होना चाहिए। यानी कि आप कमा तो रहे हैं लेकिन इधर खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आपके पास रुक नहीं रहा, तो किस काम का? तो पहला सूत्र क्या हुआ? 11th हाउस के लॉट का संबंध द्वितीय हाउस के लॉट के साथ किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव पार्ट पर जरूर होना चाहिए। दूसरा सूत्र, नवम भाव का द्वितीय हाउस या 11th हाउस से भी संपर्क होना चाहिए, क्योंकि भाग्य का भरोसा जरूर चाहिए, भाग्य का साथ हमें जरूर चाहिए। तो भी एक सूत्र बनता है। और अब रही मेरे जीवन में कितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी, कितने मकान होंगे, कितनी जमीनें होंगी, तो उसके लिए आपको 4th हाउस देखना पड़ेगा। तो एक सूत्र और सामने आता है हमारे, द्वितीय का चतुर्थ संबंध अच्छा होना चाहिए, 11th हाउस का चतुर्थ से अच्छा संबंध होना चाहिए। जब तक इन ग्रहों के संबंध आपस में अच्छे नहीं होंगे, आपकी धन की स्थिति का आकलन सही मायने में लगाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कहना कि मेरे पास, देखिए, कई लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टीज काफी मिलती है, उनके पास ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी रहती है, उन लोगों को अपना कुछ सर्च करके इकट्ठा करना होता है, अपने बिजनेस को चलाना होता है। कुछ लोगों को ससुराल से भी मिलता है, वो अष्टम हाउस से अगर होता है स्ट्रॉन्ग आपका अष्टम हाउस, तो वहां से ससुराल से भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। आप तो गुप्त धन भी अष्टम हाउस काफी दे देता है, तो अष्टम हाउस की भी यहाँ बड़ी भारी महिमा है। अष्टम हाउस गुप्त रहस्य, छिपा हुआ धन, गुप्त तरीके से आया हुआ पैसा, और ससुराल से मिला हुआ पैसा, परिवार से मिला हुआ पैसे का भी हम लोग अष्टम हाउस से आकलन करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। धन के लिए खाली 1-2 ग्रहों को देखना या 1-2 हाउस को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस बनता है। कमाना अलग चीज है, जोड़ना अलग चीज है, उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना अलग चीज है, और भविष्य निधि योजनाओं पर पैसा खर्च करना एक अलग चीज है। ये सारे सूत्र जन्म पत्रिका के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर व्यक्ति कई जगह इन चीजों के लिए पैशन अपना खो देता है। मेरा मानना यह है
कि जब अच्छा कमाते हैं तो अच्छा जोड़ें भी। उसको जोड़ने का सूत्र मैंने जो आपको बताया, 11th हाउस देन सेकंड हाउस का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इनके संबंध अच्छे होने चाहिए, और यहाँ सौम्य ग्रह हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो तो और भी अच्छी बात है। चतुर्थ हाउस में भी मैंने प्रॉपर्टी के लिए कहा। अब यहाँ एक प्रश्न हो रहा है, सप्तम हाउस व्यापार, दशम हाउस आपका कर्म कि किस दिशा में आप कर्म कर रहे हैं। तो सप्तम हाउस आपकी पत्नी का भी होता है, पत्नी के भाग्य से भी पैसा रुकता है, ठीक है। और किस व्यवसाय को आप कर रहे हैं जिससे अधिक पैसा आए, वो भी सप्तम हाउस से देखा जाएगा। और कार्यशैली आपकी क्या है, उसको करने का तरीका आपका क्या है, वो दशम हाउस बताता है आपको कर्म। तो जन्म पत्रिका के अंदर धन की स्थिति का एक ग्रह से आकलन करना या एक जगह से आकलन करना इतना साधारण काम नहीं होता है। ये बड़ा लंबा एक प्रोसेस है जिसको देखकर ही आप, आजकल कई लोग इंदु लगन पर बात करते हैं, तो इंदु लगन से भी हम लोग धन की स्थिति का जांच लेते हैं, लेकिन ये इंदु लगन जांचने का तरीका भी बड़ा अलग होता है, उससे भी धन की स्थिति का पता लगता है। कुल मिला के जन्म पत्रिका के अंदर मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म तरीका बताता हूं जिसे आप रखें। सबसे मेन चीज, आप अपनी जन्म पत्री और अपनी धर्म पत्नी की जन्म पत्री दोनों को लेके किसी भी योग्य ज्योतिष के पास जाएं, जिन्हें देख के आप देखें कि हम दोनों में से बेटर स्थिति क्या होगी धन की। भाई कमाने वाला तो पुरुष ही होता है, और स्त्री का अगर उसमें भाग्य जुड़ जाता है तो चार चांद लग जाते हैं निश्चित। अगर पत्नी की जन्म पत्रिका में भी बहुत अच्छा धन योग है तो आप दोनों ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, सामूहिक प्रॉपर्टी लें, और दोनों एक दूसरे के तरीके को समझकर सोचकर उसे इन्वेस्ट करें, बड़ा लाभ होगा। अब यहां बात करते हैं कि मुझे किस व्यवसाय से अधिक धन प्राप्ति होगी, या मुझे कार्य क्या करना चाहिए जिससे मैं धन को अपनी तरफ बना सकूं, खींच सकूं, या धन में बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल कर सकूं कमाने के लिए। तो मित्रों, मैं यहां दो चीजें आपको बोलूंगा। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिष से प्राप्त करें, ठीक। अक्सर आप लोग जब तक जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं प्राप्त करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और कई लोग यही गलती करते हैं कि राशिफल को पढ़ लिया या अन्य चीज़ों के संसाधन जान लिए जिनकी वजह से हम धन की स्थिति का क्या निर्माण कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी सांसें इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से हमारा धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलयुग में धन की महिमा बहुत भारी है। आप कितने ही योग्य, कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं, यदि आपके पास धन नहीं है तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। मैं मानता हूँ ज्ञान की वैल्यू होती है, ज्ञान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है इस कलयुग के अंदर, इस अर्थ युग में, कि धन की परिभाषा बड़ी अलग है। लोगों का धन किसी व्यक्ति के पास आने पर उनका बोलने का तरीका, उनके प्रति सम्मान का तरीका बदल जाता है। तो क्यों ना आप भी अपना सम्मान का तरीका लोगों के प्रति बदलें और अपने इतना धन कमा लें कि लोग भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखें। तो एक ही सूत्र होगा ना जन्म पत्री के अंदर, सर्वप्रथम आयेश, और द्वितीय धनेश, और तृतीय भागेश। इन सबको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन किसी योगी ज्योतिष के द्वारा दिखाए, वो आपको बताएगा इनके रुकने के तरीके, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट में लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, बिजनेस में लगाना है, या इंटरेस्ट में देना है, या बैंक के अंदर आपको जमा कराना है। ये तो सारी चीज़ें ज्योतिष के बिना नहीं संभव ना। ये तो जन्म पत्रिका के बाद ही आपका पता चलेगा कि आपकी धन की स्थिति को हम कहाँ, कैसे, किस जगह इन्वेस्ट करवाएं या इन्वेस्ट करना है आपको। ये आप जरूर पूछा करें। और सर्वप्रथम बात मैं आपको फिर बोलूं, भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है इन सब के लिए, तो भाग्य की भी बात करनी चाहिए। और मैं अगला जो वीडियो आपको बताऊंगा वो भाग्य पर जरूर बात करेंगे। जब तक आप इस वीडियो से आपने कितना समझा और कितना हमें आप एक अप्रिशिएट करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, एस्ट्रो केसर बाय पंडित सुनील केसर। इसको सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें और अपने जीवन की हमें समस्या बताएं। निश्चित तौर पर हम उनका आसान तरीका आपको और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को आगे बढ़ाएं। देखिए जीवन कैसे बदलता है। जय श्री महाकाल।